नमस्कार मित्रों, आज सीधो नेसक में हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा जी जुड़े हैं दिल्ली से। उमाकांत जी, आपका स्वागत है। वैसे आज बिहार में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नाक कटवा दी है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का स्वप्न था कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। ये बातें नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक कहते रहे और नीतीश कुमार को अपमानित किया जा रहा था। उनको मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा था, उनके चेहरे का इस्तेमाल जरूर किया जा रहा था, मगर अमित शाह कहते थे कि वो तो विधायक दल की बैठक में ही तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बने। यानी नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे, ये तो मालूम ही था। अब कैसे जीते हैं उसके बारे में तो लखेड़ा साहब ने बहुत चर्चाएं हमारे साथ कर ही ली है, मगर आज जिस प्रकार से नीतीश कुमार चाणक्य साबित हुए, चाणक्यों के चाणक्य साबित हुए हैं, और आपका शपथ विधि गांधी मैदान पर हो रहा है, तो लखेड़ा साहब से हम पूछेंगे कि अब बिहार का ये शासन कैसा चलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दावे सब फेल हो गए हैं। वैसे सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश कुमार को उनको स्वीकार करना पड़ा है मुख्यमंत्री के नाते। हालांकि नीतीश कुमार की सीटें काफी बढ़ गई हैं, 85 हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 89 है। ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, मगर अब एनडीए की सरकार बनी है, नीतीश कुमार उसका नेतृत्व करेंगे और पीके ने जिनके बारे में बहुत कुछ बातें कही, वो सम्राट चौधरी शायद डेप्यूटी सीएम बन सकते हैं, क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी ने लीडर तो घोषित कर ही दिया है। तो आगे की रणनीति क्या होगी साहब नीतीश कुमार की, ये आप भली भांति जानते हैं, और आपसे ही हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि बिहार में अब आगे क्या होगा। लखेड़ा जी, देखिए, दो तीन बातें हैं। बिहार की जो आज शपथ विधि हो रही है, ओथ सेरेमनी हो रही है, प्रधानमंत्री उसमें शामिल होंगे या हो रहे हैं, जो भी सिचुएशंस है उससे अलग हट करके हम बात करेंगे कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद क्या होने जा रहा है। और बिहार में जो सबसे बड़ा जो विनर था इस इलेक्शन में, वो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार थे। ये अलग बात है कि सत्ता की जो वर्स्ट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिज्म जिसको कहते हैं, नीतीश कुमार उसके एक सिंबल है। ये भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है उन पर, निजी भ्रष्टाचार लेने के, लेकिन राजनीति में अवसरवाद का कैसे फायदा उठाना है उसको लेकर के नीतीश कुमार ने 10वीं बार जो शपथ ली है वो एक मिसाल अपने आप में रहेगा। और भ्रष्टाचार केवल इसको नहीं कहते कि आप पैसे खा रहे हैं। अगर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म भी आप कर रहे हैं, अवसरवादिता कर रहे हैं, और राष्ट्रीय जो वैल्यू है उन वैल्यूज या पब्लिक लाइफ में जो मिनिमम मॉरलिटी की जो जरूरत होती है उसका पालन आप नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको मेरिट पर आप खड़े नहीं उतरेंगे। ये बात नीतीश कुमार जी के बारे में मैं कह रहा हूँ, लेकिन तुलना करें तो नीतीश कुमार जो बिहार की जो बाकी नेताओं से एकदम अलग उन्होंने अपनी इमेज बनाई। राजनीतिक परिस्थितियां देश की इस तरह से थी कि नीतीश कुमार उस बीजेपी में भी फिट हो गए जो बिहार में घुसपैठियों को मुद्दा बनाते हुए चुनाव लड़ते हैं और कहते हैं आप बांग्लादेशी घुसाए। और नीतीश कुमार को मुस्लिम भी वोट देते हैं, सेकुलरिज्म भी देते हैं, समाजवाद की भी बात करते हैं। ये तो एक
एक मिली जुली जो उनकी जो पॉलिटिक्स थी उसका आज शपथ समारोह हुआ। मेरा ये कहना है कि नीतीश कुमार को अब जो उनके सामने दो तरह की चुनौतियां हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी से निपटना, क्योंकि बीजेपी को पहली पारी में तो उन्होंने मात दे दी थी, दूसरी पारी में काफी तादाद जो नंबर्स है वो बहुत अच्छा लेके आए, और बीजेपी का जो रोड मैप था मुख्यमंत्री अपना बनाना और नीतीश कुमार को किक आउट कर देना, वो सफल नहीं हो पाए, और बीजेपी को और अमित शाह या मोदी को हथियार डालने पड़े, सरेंडर करना पड़ा कि हमने आपको गलत कैलकुलेशन किया। और आज जो है जिसको कहते हैं कि नाक रगड़ के भारतीय जनता पार्टी को चार ज्यादा लाने के बाद भी नीतीश कुमार का जूनियर पार्टनर बन के रहना पड़ा। तो इसकी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि बीजेपी वाले मानने वाले नहीं हैं। बीजेपी पर एक प्रेशर यही है कि 12 एमपी जो है वो नीतीश कुमार के सेंटर में मोदी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो 12 एमपी नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के जो रिजल्ट निकले 14 नवंबर को, काफी एमएलए को चार्टर्ड प्लान से असम और त्रिपुरा और कहां ले जा लेते, लेकिन वो उनकी उनकी जो उम्मीदों पर पानी फिर गया। और अब सरकार जो है के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सर, मैं जो कह रहा था कि एक और सम्राट चौधरी है, जी भ्रष्टतम नेता, हत्या के केस में फंसे हुए, जाली शिक्षा प्रमाण पत्र लिए हुए। दूसरी ओर अशोक चौधरी हैं नीतीश कुमार के, नीतीश कुमार शायद उनको ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये तुलना कैसे होगी, क्योंकि वो अशोक चौधरी को मेरे ख्याल से उनके बहुत निकट माने जाते हैं नीतीश कुमार के, उनको ड्रॉप करने की बात आ रही है। और सम्राट चौधरी तो भाजपा के मैन फ्राइडे है, जो कि कई पार्टियों में घूम के आए हैं। जंगल राज में भी वो राबड़ी के मिनिस्टर थे, और जंगल राज जब गाजवीज हो रही थी तो मेरे ख्याल से उनको अंदर कुछ अंतरात्मा तो होगा नहीं, राजनेताओं में होता नहीं, मगर वो जंगल राज के तो पार्ट थे वो। अब जी इन दोनों में तुलना करें तो क्या होगा? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि ये क्या होने वाला है। असल में सिचुएशन ये है कि सम्राट चौधरी पर बहुत सीरियस एलिगेशन प्रशांत किशोर ने लगाए, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए, सैकड़ों मीडिया वाले वहां थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उनके खिलाफ जो आरोप है, जो मर्डर और तमाम तरह के जाली जन्म तिथि, जाली सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह के जो आरोप हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उसको इग्नोर किया है। इसलिए इग्नोर किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के थे। अगर सपोज करो कि दूसरी पार्टी होती, विपक्ष होता, तो भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि बिहार बंद कर देती। ये ओथ सही होती बात। अगर, क्योंकि माँ उनकी माता जी को कुछ गलत बोलने पर जब बिहार बंद हो सकता है, तो भ्रष्टाचारी व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाना, ये तो बहुत ही जघन्य, संविधान का अपमान है, कानून का अपमान है, जनता के साथ जो भरोसा है उसका अपमान है। क्या हो गया कि अब इनको ये लगता है कि जनता ने जिता दिया तो वो भ्रष्ट अब नहीं रहा। ये भारतीय जनता पार्टी का ये कॉन्सेप्ट है कि हमें तो जनता का मैंडेट मिल गया है। मतलब गुजरात में मोदी जी को ने क्या क्या काम किया जब मुख्यमंत्री रहते हुए,
उसमें कुछ गलत भी हुआ होगा तो वो तो जनता जिता रही है उनको बनारस से। तो अब तो कोई वो जो उन्होंने गड़बड़ किया है उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जनता जिता रही है। ये इस देश में मॉरलिटी की मानदंड की बात है, जो राजनीति में जो मॉरलिटी की बात करना आजकल मजाक हो गया है, कि मजाक मत करो भाई, राजनीति में मॉरलिटी का क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। तो बजाय कि आप एक आदर्श प्रस्तुत करते, आप ऐसी कोशिश करते कि आप बिहार के लोगों को रास्ता दिखाते कि जिस पर जो टेंटेड है, जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जब तक उन पर आरोप प्रूफ नहीं होंगे तब तक हम जो है उनको मंत्री पद पर या उप मुख्यमंत्री पद पर नहीं देंगे। ये तो भाजपा ने ऐसा पहल खुद करना चाहिए था, वो उप मुख्यमंत्री उनको बना रहा है। दूसरी बात, नीतीश कुमार के जो दोस्त हैं, जो पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अशोक चौधरी, उनकी बेटी लोजपा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एलजेपी से शांभवी चौधरी, रिजर्व सीट से वो आते हैं। और कांग्रेस में उन्होंने जो फायदा उठाना था उठा करके नीतीश कुमार की पार्टी में जंप कर गए, और पिछले 5-6 साल से वो उधर मंत्री बने हुए। उन पर भी एक गंभीर आरोप लगे थे। एक स्पष्टता चाहता हूँ, ये जी अशोक चौधरी वो दलित समाज से आते हैं, जी जी, दलित समाज से आते हैं, रिजर्व यानी सीट से इसलिए आते हैं। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतते हैं। हाँ, जो जो अशोक चौधरी हैं वो खुद एससी कम्युनिटी से आते हैं बिहार में, और उनकी जो बिटिया है शांभवी चौधरी, वो भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से एलजेपी, जो चिराग पासवान की पार्टी है, उसकी सांसद है बिटिया। जी खुद जी उनके खिलाफ बहुत गंभीर आरोप है। 200 करोड़ रुपए का लैंड डील के आरोप है, उसके दस्तावेज जारी किए गए, बेनामी पीके जा रहा संपत्ति। है। जी, पी के प्रशांत किशोर ने। अभी ये स्पष्ट होगा कि अगर उनको मंत्री बना दिया गया है तो एक नीतीश कुमार के जो सुशासन बाबू की जो इमेज है उस पर गहरा धक्का लगेगा, ऐसी रिपोर्ट है। और और भी जो लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, जिनके खिलाफ एलिगेशंस है, तो उन पर भी जनता की नजर है। और ऐसा लगता है कि मोदी बीजेपी को कम से कम अपनी तरफ से चिट्ठी लिख करके नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखनी चाहिए थी कि हमारी पार्टी में कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति हो तो आप उसको मंत्री ना बनाएं। हालांकि लिस्ट तो बीजेपी ने दी होगी, मंत्रियों की लिस्ट। नीतीश कुमार बीजेपी के मंत्रियों की लिस्ट थोड़ी तैयार करेंगे, तो इसमें भ्रष्टाचार अब कोई इश्यू नहीं है। ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार, कई तरह के जो संगीन आरोप हैं बिहार में, ये जो ये जो मिड डे मील स्कीम है, इसमें भारी भ्रष्टाचार है, कई करोड़ भ्रष्टाचार का आरोप है। अस्पताल से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड वो बहुत बहुत घोटाला है, सीबीआई ने उनके इंक्वायरी की। नीतीश सरकार के एक मंत्री जेल में है, एक सेक्रेटरी अफसर जेल में है, और उन सारे लोगों की भी रिकॉर्डिंग बीजेपी ने कर रखी है। इसलिए बीजेपी भी, क्योंकि बीजेपी को सत्ता की साझेदारी चाहिए, तो बिहार में बीजेपी 2029 की तैयारी करेगी, क्योंकि उनको लगता है कि 2029 में अगर ये अरेंजमेंट फेल हो गया तो फिर 2029 जो लोकसभा का इलेक्शन है, 2028 में उसकी तैयारी हो जाएगी, तो उनकी पूरी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार के सामने हथियार डाल दिए, और नीतीश कुमार ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर ये बात की। अब जो स्पीकर वाला इश्यू है वो अगले सवाल में मैं उसका जवाब दूंगा। जी उसके पहले मुझे और भी कुछ पूछना था। ये जो सौदेबाजी चल रही है बिहार जी में, यानी पॉलिटिक्स में सौदेबाजी तो होती ही है, मगर जी उसमें हावी कौन रहा? क्योंकि हमारे जो महामहिम मोदी जी और उनके चाणक्य कहे जाने वाले ये अमित शाह,
ये तो कहीं फेल नहीं होते थे, तो हावी कौन रहा इस सौदेबाजी में? सौदेबाजी कैसे चली? ब्लैकमेलिंग भी हो देखिए, रहा है, क्योंकि भाजपा की ओर से आपने कहा रिकॉर्डिंग वो कर लिए हैं, तो ये तो उनका तो ये काम ही है मेरे ख्याल से इस प्रकार का। बीजेपी के पास बहुत सारे लोगों की फाइल्स है, अपने लोगों की भी फाइल्स है, जेडीयू की भी फाइल्स है, नीतीश कुमार से रिलेटेड भी फाइल्स है। उसका वो जब मौका लगेगा उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी वो मौका आया नहीं है। अभी तो सत्ता का मौका है, तो सत्ता की रेवड़ियां चखने का मौका है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बीजेपी जिस तरह से एक डोमिनेट होने की कोशिश कर रही थी पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान, नीतीश कुमार ने बीजेपी की जो डोमिनेटिंग जो अप्रोच था उसको धराशायी कर दिया, उसको डिमोलिश कर दिया, और बड़े तरीके से उन्होंने उसको डिमोलिश किया और बीजेपी को बता के डिमोलिश किया। बीजेपी को पूरा एहसास है कि नीतीश कुमार हमारे हाथ नहीं पड़ने वाला है। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि आज की तारीख में भी नीतीश कुमार के पास ऑप्शन थे कि वो बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार ना बनाए। वो चाहते तो माइनस बीजेपी सरकार बना सकते थे, लेकिन उनको लगा कि अभी कोई इसका फायदा इसलिए नहीं है कि चुनाव हो गए हैं और हमें केंद्र में भी बीजेपी के सपोर्ट की जरूरत है, पैसा चाहिए स्टेट के लिए। तो मुझे लग रहा है कि जो इन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा करके शुरुआत में रिजल्ट के बाद इन्होंने कोशिश की, नीतीश कुमार को समझाने की कोशिश की गई कि आप जो है अपने बीजेपी का अध्यक्ष बनने दीजिए, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनने दीजिए, और आप स्वेच्छा से आप जो है इस पद से हट जाइए, या अपने बेटे को, आप अपने बेटे को हम रिहेबिलिट कर देते हैं। और तो नीतीश कुमार उस मिट्टी के बने हुए हैं कि वो बीजेपी के कब्जे में नहीं है। और अल्टीमेटली नीतीश कुमार ने ये भी कोशिश की कि स्पीकर भी अपना हो। तो फिर बीजेपी चाहती थी कि ठीक है आप स्पीकर ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर होम मिनिस्ट्री आप हमें दे दीजिए, स्टेट की होम मिनिस्ट्री। तो होम मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्टर जो नीतीश कुमार है वो क्यों देंगे बीजेपी को? क्योंकि होम मिनिस्ट्री पर अमित शाह की बड़ी नजर थी। होम मिनिस्ट्री होगी तो जैसे दिल्ली पुलिस सीधा कंट्रोल करती है होम मिनिस्ट्री को, ऐसे ही बिहार की जो होम मिनिस्ट्री है वो सीधा अमित शाह को रिपोर्ट करती। फिर अमित शाह जिसको चाहते अरेस्ट करवाते, रेड डलवाते, अरेस्ट करवाते। तो कुल मिलाकर के ये है कि बीजेपी को इन्होंने, बीजेपी की जो पूरी बुली पॉलिटिक्स थी, बुलडोजिंग पॉलिटिक्स थी, उसकी भी हवा निकल गई। बीजेपी के एक धड़े से बीजेपी की जो तार जुड़े हुए थे कि वक्त आने पर आप नीतीश कुमार को छोड़ के हमारे साथ आ जाएंगे, वो भी लोग तैयार नहीं हुए, क्योंकि नीतीश कुमार की जो इमेज है उस इमेज के सामने बीजेपी का कोई वजूद नहीं था। और अल्टीमेटली यह है कि मैं ये मानता हूं कि मुख्यमंत्री स्टेट में सबसे बड़ी चीज होती है। मुख्यमंत्री के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता है। स्पीकर का रोल तब होता है जब विधानसभा चलती है। अब स्टेट में आप ही देखते हैं कि गुजरात में कितने दिन विधानसभा चलती है। इनको तो विधानसभा की जरूरत ही नहीं है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन खत्म कर देते हैं नहीं, पूरे अगर स्टेट में। सर महाराष्ट्र में जिस प्रकार से अध्यक्ष ने निर्णायक भूमिका अभी रखी, उसी प्रकार यदि जेडीयू को तोड़ने की कोशिश करते हैं भाजपा वाले, जो अक्सर पार्टियां तोड़ते रहे हैं, तो जी जी जी। वहां पर अध्यक्ष की भूमिका निर्णायक साबित होती है ना, रिकग्निशन के लिए। नहीं, वो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन नीतीश कुमार पहले से ही अलर्ट है इन चीजों के मामले में। और बीजेपी ने कोई भी हरकत की, अगर स्पीकर ने थोड़ा सा भी बाया दाया किया, लेफ्ट राइट, तो नीतीश कुमार के सामने बीजेपी की सेंटर आला कमान से समर्थन विड्रॉ करने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। बीजेपी इस बात को समझती है, और बीजेपी को भी ये भी पता है कि अगर माइनस भाजपा सरकार
नीतीश कुमार बिहार में जिस दिन चाहेंगे, जिस टाइम चाहेंगे, उस टाइम वो माइनस भाजपा सरकार बना देंगे। बना बीजेपी देंगे। को ये भी पता है, बीजेपी को ये भी पता है कि हमारे जो 89 एमएलए जीते हैं, उनमें से मोर देन 50, मोर देन 60 कह सकता हूं मैं, 50 से 60 एमएलए केवल नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक के बल पर जीते। बीजेपी को ये पता है कि अगर हम अकेले चुनाव लड़ते तो बीजेपी 30 क्रॉस नहीं करती मौजूदा हालात में, 30 तो बीजेपी को इस बात का पता है कि ये नीतीश कुमार को का जो वोट बैंक है, अगर ये वोट बैंक जो कुर्मी समाज है वो 2-2.5% है, बहुत कम है। लेकिन आपको ये बात के ताजुब होगा कि कुर्मी जो है उत्तर प्रदेश में कम से कम 5% है। जो नीतीश कुमार की जो कास्ट है, कुर्मी कास्ट, ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से लेकर के बरेली बरेली, ये जो बुंदेलखंड है, बरेली, बदायूं, इधर मैनपुरी, एटा, कानपुर, शाहजहांपुर, ये जो बेल्ट है, ये सारे बेल्ट में बड़ी तादाद में मौर्य लोग हैं, जो कुर्मी समाज है। और नीतीश कुमार अगर यूपी में घूम लिए चुनाव में बीजेपी के खिलाफ, तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। वो केशव प्रसाद मौर्य थे ना जो ऑब्जर्वर बनाया था, वो इसलिए बनाया था, ये बीजेपी वाले मैसेज फेंकने में बड़े उस्ताद है, इसलिए केशव मौर्य को वहां ले भेजा ऑब्जर्वर कि तुम ऑब्जर्वर बन के जाओ। जी जी, यूपी के डिप्टी सीएम को। जी सर, एक अंतिम सवाल मुझे हो रहा है कि जिस प्रकार से चुनाव हुआ, विपक्ष की स्थिति दर्दनाक है, ऐसा कह सकते हैं। तो बिहार, क्योंकि बिहार का जो रिजल्ट आना था, उसकी न केवल बिहार में बल्कि देश की राजनीति में भी उसका असर होना था, तो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो वोट चोरी, बिहार का जो चुनाव हुआ है, इसमें इलेक्शन कमीशन कटघरे में खड़ा है। इलेक्शन कमीशन ने जो डकैती डाली है, जो एफआईआर किया है, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो गैर कानूनी है, वो विधि सम्मत नहीं है। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि जो अभी हमें जो मतदाता सूची बनाई है वो बिल्कुल प्योर है, वो 100% 24 कैरेट सोना है। उसके बाद भी हर कंस्टिट्यूंसी में हजारों लोग, सैकड़ों लोग वो बूथ पर गए, उनके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन उनका नाम नहीं था। तो इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना होगा, आज नहीं तो कल देना होगा। बिहार इलेक्शन में जो लोग ये सोचते थे कि राहुल गांधी अपना एजेंडा है, राहुल गांधी का, राहुल गांधी बेकार में बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं, चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जो जो बोल रहे हैं, जो हरियाणा में बेईमानी हुई, कर्नाटक में बेईमानी हुई, महाराष्ट्र में बेईमानी हुई, झारखंड में बेईमानी के बावजूद भी बीजेपी जीत नहीं पाई, बाकी जगह तो जीत गई। लेकिन बिहार में जो राहुल गांधी अलर्ट कर रहे थे, वो सही साबित हुआ है। और मुझे लग रहा है कि बिहार से जो आवाज निकली है कि वोट चोरी, वोट डकैती करके लोकतंत्र को कैसे किडनैप किया जाता है, वो बिहार ने साबित किया है। और मुझे लग रहा है कि जब कोई चीज की अति हो जाती है, एक्सट्रीम हो जाती है, जिसको कहते हैं कि सर से पानी गुजर जाता है, तो फिर जनता सड़कों पर आएगी। अभी जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनको और ज्यादा थोड़ा सा पब्लिक को कंपेन करने की जरूरत है, अपनी बात पहुंचाने की जरूरत है। और काफी कुछ लोग, मैं आपको दावा कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग वोट चोरी के मामले में कन्विंस हो गए हैं। और आने वाला ये जो 2026 का साल है, ये वोट चोरी के खिलाफ देशव्यापी जो कैंपेन चलेगा, उसमें बहुत बड़े आंदोलन की मुझे एक आहट सुनाई देती है, ऐसा मुझे लगता है। और अपोजिशन पार्टीज को अगर अब अपना वजूद बचाना ही है, उनको वजूद बचाने के अलावा कोई रास्ता है नहीं उनके पास, तो ऐसा लगता है कि ये एक आंदोलन का रूप लेगा। बिहार में जो वोट चोरी हुई है मैसिव स्केल पर, वो एक देशव्यापी मुद्दा बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी जी।
लखेड़ा साहब, आप आज हमारे साथ जुड़े और इतने व्यापक भूमिका पर आपने बातें करी, बिहार से लेकर राष्ट्र तक, और 2026 में यानी अगले साल जो देश भर में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के भी, तो उसमें ये वोट चोरी का मसला वो काफी हावी रहेगा और उस लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जन आंदोलन भी होगा SIR के खिलाफ। तो आपने जो लोगों को मतलब आगाह किया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं और फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, नए विषय के साथ नए एपिसोड में। नमस्कार।